बता दिया और मेरे को नहीं लगता कि अपन किसी चीज़ को रिपीट करें, क्योंकि जो चीज़ एक बार बता दी गई उसके आपके ध्यान में बैठ गई होगी। उससे पहले कल्याण सिंह जी ने बताया कि शिक्षा को लेकर के, तो मैं शिक्षा के ऊपर एक बार फिर फोकस करना चाहूँगा कि 1757 और 1947 के बीच में 190 साल होते हैं। ये मैंने इसलिए बताने की बात कर रहा हूँ कि पतन एक शब्द है, पतन, जिसका कारण कौन होता है। पतन का कारण कभी कोई, पतन का मतलब सीधा खत्म होना, और वो पतन करता कौन है, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि 1757 और 1947 के बीच में 190 वर्ष हैं, और इन 190 वर्षों के दौरान अंग्रेजों ने शासन किया। लेकिन हुआ क्या, 1842 में जब पहला कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी लेकर के जब इंडिया के अंदर आए, उस समय 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। तो आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा, जिसको इब्राहिम लिंकन कहते थे। उन्होंने आकर के सबसे पहले भारत के अंदर ये देखा कि मजबूती किस चीज की है, तो वो मजबूती जब उन्होंने देखी तो उन्हें लगा कि सबसे अच्छा भारत की सबसे मजबूत ताकत थी वो थी शिक्षा प्रणाली, जिसको हम गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था महिलाओं को और गुरुओं को। तो उन्होंने गुरुकुल खत्म करने के लिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ पतन, गुरुकुल खत्म करने के लिए पहला कॉन्वेंट लेके आए जिसमें अंग्रेजी पढ़ाने का काम किया जा रहा था। जब अंग्रेजी पढ़ाई गई तो एक्चुअली लॉर्ड मैकाले का केवल एक ही मकसद था कि किसी भी तरह भारत की जो हिंदी भाषा है इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि अंग्रेजों की सरकार को मदद मिल सके। और ऐसा करने में वो सफल हुए। लेकिन धीरे धीरे एक कान में एक आवाज आने लगी कि बोले गुरुकुल खत्म हो गए। क्या गुरुकुल अंग्रेजों ने खत्म किए? बिल्कुल नहीं, गुरुकुल हमने खुद खत्म किए। क्यों? हमें लगा कि नहीं, अब अंग्रेजी पढ़ाएंगे बच्चों को, धीरे धीरे करके उनके एडमिशन खत्म कर दिए। और जहां हमारे बच्चे संस्कृति शिक्षा लेते थे, आपका व्यवहारिक शिक्षा लेते थे, आपकी किताबी शिक्षा लेते थे, वो सब बंद हो गए, अंग्रेजी में चले गए। तो हमारे पतन का कभी भी हनन हो, कभी भी कोई भी कारण हो, वो हम स्वयं होते हैं, दूसरे के ऊपर बिलाम लगाने की जरूरत नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। अब मैं ये बता देता हूँ कि शिक्षा को, भैया जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने बोला, तो मैं शिक्षा को सिर्फ 3 भागों में बांट के बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपके बच्चों के काम आ जाए। पहली शिक्षा होती है किताबी शिक्षा, जिसको हम कहते हैं किताब से पढ़ाई करना, जिसको मैं टोटल कभी भी कोई भी नंबरों में जब आप बांटेंगे तो 100 नंबर से ज्यादा कभी नहीं होते, 100 में से ही आपको बड़ा भाग लगा के देना पड़ेगा। तो पहली शिक्षा जो 100 नंबर की है ना, उसमें से 60 नंबर किताब पढ़ने के देता हूँ, और 20 नंबर में देता हूँ खेल कूद के लिए, और 20 नंबर में उसको देता हूँ जिसको बोलते हैं संस्कृति शिक्षा, जिसमें हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि भारत में रामायण क्या है, इतिहास क्या है, इन सबको जानने की परवाह था। तो जो बच्चा 60 में से 60 नंबर लेके आ रहा, मतलब किताब में से, और बाकी दोनों शिक्षाओं में फेल है, ऐसे बच्चों को मैं गुड फॉर नथिंग की श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि वो बच्चा जीवन में कुछ कर नहीं सकता है। और जो बच्चा 60 में से 30 नंबर लेके आ रहा है और बाकी की दोनों शिक्षा में 10-10 मार्क्स लेके आए, मात्र 50 नंबर, 50% वाला बच्चा उस 100% वाले बच्चे से अच्छा रहेगा जिसको 60 में से 60 लेके आया होगा। तो हमें अपने बच्चों को तीनों फॉर्मेट में पढ़ाना है, किताब भी पढ़ने की बात करनी है, संस्कृति को भी समझाना, और व्यवहारिक शिक्षा जिसमें खेल कूद है उसमें भी लेके चलना है। तो जीवन में कभी भी बच्चों के ऊपर ये मत बोलो कि नंबर लेके आओ, नंबर लेके आओ, साथ में माँ बाप की कैसे इज्जत करनी वो भी पता होना चाहिए, आपको खेल कूद में आगे कैसे पढ़ना वो भी पता होना चाहिए। केवल नंबरों से कोई कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, संख्या में भले हम लोग कम दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। जब एक दूसरे के बुद्धिजीवी लोग एक दूसरे की बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही हम कहीं ना कहीं आगे चल के हजारों, जो अभी 100 दिख रहा है, कल को हजारों की संख्या में भी दिखेंगे। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन जमुना ऑटो कंपनी में काम करता हूँ, और कोई भी बच्चा जो ITI है उसके लिए गारंटेड जॉब, नौकरी की अगर कोई प्राइवेट कंपनी में अगर चाहता है तो निश्चित तौर पे हम लगवा देंगे। अगर उसको, देखो क्या है, हम ये तो नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगवा देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी को अगर आप लोग सरकारी नौकरी मानोगे तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। जीवन में तरक्की करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म हो सकता है कि आप गोबर डाल दो, गोबर से भी कई गोबर कैसे बना दी लोगों ने, और जाके एक बिजनेसमैन बन गए। तो आप जिस चीज को भी करने का प्रयास करने लगोगे, निश्चित ही आपके मन में जो विचार आएंगे, आप वहां पहुंचने का प्रयास हो जाएगा। लेकिन होता क्या, बोले पिताजी मेरे को वहां गर्मी लग रही है, मैं नहीं कर सकता हूँ। हम लोग ग्वालियर से यहाँ क्यों आए? हम जाते नहीं आते, आपका कार्यक्रम चल ही रहा था ना, लेकिन मुझे लगा वहां पहुंच करके कम से कम लोगों से मुलाकात होगी और कुछ शिक्षा के बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ITI वाले छात्रों को तो हम नौकरी लगाई देंगे, और जो बिना ITI के 10th फेल 12th पास जो भी है, अगर मालमपुर के अंदर नौकरी करना चाहते हैं या कानपुर
मतलब किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पर भी करना चाहते हैं, अगर कोई बॉम्बे में रह रहा है वो कह रहा मुझे बॉम्बे में लगवा दो, वहां पे भी लगवा दूंगा, लेकिन लगेगी प्राइवेट नौकरी और नौकरी का अमाउंट रहेगा 10,000 से लेके 25,000, जहां पे भी जैसे सुटेबल बैठ जाएगा, लेकिन लगवा देंगे, ये गारंटेड है। तो इस तरह के अपन काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तरफ इतनी कहूंगा, जितने भी लोग बैठे हैं, एक वर्ड होता है गद्दारी, वो ना करना, कोई भी होता है, मैं खुद ना हूं, यहाँ मीठे बोल बोल करके बगल में जाकर के किसी की बुराई कर रहे हैं, ऐसा मन में बिल्कुल विचार न लेके आए। कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सुनता हूं ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को मैंने चुनाव के दौरान सुना है। बोले फलाना के लवली गड़े हुए, बोले एक काम करो हर बात कैसे भी करके यहाँ ऊपर तारीफ कर दो, ये शब्द नहीं आने चाहिए। ये मैं खुले मन से कह रहा हूँ क्योंकि ये बात चलती है, इसलिए हम गद्दारी शब्द एक अंदर से निकालें और खूब कहते हैं लवली भैया तुम खड़े हो रहे, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन ये वाली बातें अगर हमारे जिस दिन आ गई, उसी दिन आप समझ लेना जो आप चाहते हो वो आप बन जाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने सूखी डाली में पानी डालने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं आपके सुविचार तक पहुंचेंगे और उस सुविचार का पुंज बनकर कहीं ना कहीं संगठन शक्ति पैदा होगी। बहुत अच्छे आप आए, सबको अच्छा लगा, आपने सुविचार रखे। अब मैं आगे की कड़ी में आदरणीय आनंद भैया जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी इस शुभ अवसर पर अपने सुखद विचार रखें। आदरणीय आनंद भैया। ये कुल देवता बाबा वटेश्वर महाराज की जय, कुल देवी मां भद्रकाली की, रावर वंश कुलदीपक महाराज हजूर राव की जय। जिले के विभिन्न भागों से आए हुए सभी भाइयों को मैं आनंद सिंह भदौरिया हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे साथियों ने बहुत से तथ्य रखे हैं और हमारे बीच कई विद्वान बुजुर्ग साथी उपस्थित हैं, वो निश्चित तौर से आप लोगों के बीच में कई सार्थक बातें रखेंगे। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ बस 2 मिनट में एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, एक पतन का कारण, ये पतन के कारण की विवेचना होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपने पतन के कारण को नहीं जानते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारे पतन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक अहम कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं हम अपने आत्मगौरव को भूल गए हैं। मैं 2 मिनट लूंगा। एक जंगल में एक शिकारी गया और उसने एक शेरनी को मार दिया। शेरनी का एक बच्चा था, उस बच्चे को एक गडरिया अपने साथ ले गया। उस शेर का बच्चा गडरिया के साथ भेड़ बकरियों में रहा, उसने कभी शेर नहीं देखा, हमारा बाप कौन था। एक बार जंगल में भेड़िया आता है, सारे भेड़ बकरी भागे, साथ में वो शेर का बच्चा भी भेड़िया से डर के भागने लगा। उसे पता ही नहीं था हमारा बाप कौन है, हम कौन है, हमारा इतिहास कौन है। जंगल में एक शेर पहाड़ी से देख रहा था, उसे बड़ा दुख हुआ, शेर का बच्चा भेड़िया से भाग रहा। वो दौड़ के गया, उसने शेर के बच्चे को पकड़ा और नदी में ले गया और दिखाया, नदी में जल में देख अपने आप को। शेर के बच्चे नदी में अपना प्रतिबिंब देखा, उसने देखा अरे मैं तो शेर हूं, जोर की दहाड़ लगाई, सारे भेड़िए डर के भाग गए।